गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का समास व्याकरण में समास पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने समास चैप्टर पढ़ा के उसके बारे में बताया कि समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या होता है, समास के कितने भेद हैं। इन सब बातों को हमने पिछले क्लास में आपको समझा दिए और बता दिए। तो समास के मुख्यतः भेद में मैंने तत्पुरुष समास जो पढ़ा है उसको कंप्लीट उस पर वर्क भी दिए हैं जो आप लोग घर में बनाए होंगे। तो तत्पुरुष समास के जो दो भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, उसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तब हमारा कुल तत्पुरुष समास कंप्लीट हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास का ही भेद है ये कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की ये विशेषता है कि कर्मधारय समास, इस समास में भी सभी प्रायः उत्तर पद ही प्रधान होते हैं। जानते स्टूडेंट, शब्द बनाने समास विग्रह करते वक्त समास में पूर्व पद और उत्तर पद होता है। विग्रह जब हम करते हैं तो पूर्व पद और उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी बाद में। तो यहाँ बाद में जो पद आता है वो उसकी प्रधानता होती है। जैसे पूर्व पद कृष्ण सर्प, तो कृष्ण पूर्व पद हुआ, सर्प उत्तर पद हुआ। तो यहाँ सर्प की प्रधानता है, ना कि पूर्व पद की प्रधानता है। इस कर्मधारय समास में, इस समास में भी प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। प्रायः दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है। तो जैसे, और इसके दो भेद होते हैं। दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति, कृष्ण प्रथमा विभक्ति और सर्प भी प्रथमा विभक्ति होती है। ये पुल्लिंग का हुआ। नपुंसकलिंग का इसी प्रकार है, स्त्रीलिंग का इसी प्रकार है। ये एक उदाहरण, ये पुल्लिंग का है, ये नपुंसकलिंग का है और ये स्त्रीलिंग का है। इसके दो भेद हैं, विशेषण विशेष, उपमान उपमेय। ये कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं, विशेषण विशेष, उपमान उपमेय। विशेषण विशेष में है, इसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसा कि हम पहले बता दिए कि दो पद समस्त पद, एक समस्त पद होता है, उसको जब हम विग्रह करते हैं तो उसका दो पद बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद इसका होता है विशेषण और उत्तर पद होता है विशेष्य। जैसे कृष्णा सर्प जो है, तो सांप काला, तो काला इसका विशेषण हुआ और सर्प इसका विशेष्य है। तो इस पूर्व पद में विशेषण तथा उत्तर पद में विशेष होता है। दोनों पदों के बीच में च तथा असो पुल्लिंग, च तत् या इयम सा लगाकर विग्रह बनाया जाता है। जब हम विग्रह करने लगते हैं तो उत्तर पद में अगर पुल्लिंग है तो अदस शब्द का यहाँ स लग जाएगा या असो लग जाएगा। च इसका रूल बता रहा है कि दोनों शब्द के बीच में च लगेगा। कृष्ण सर्प, तो यहाँ च, कृष्ण च और सर्प पुल्लिंग है, तो इसलिए असो विशेषण है, कृष्ण विशेषण, असो सर्प। अगर इसी प्रकार तो कृष्ण च असो सर्प, तो कृष्ण सर्प, ये बना विशेषण विशेष। यहाँ विशेषण है, यहाँ विशेष है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, ये पुल्लिंग का उदाहरण हुआ, ये नपुंसक लिंग का उदाहरण, शीतलम सलीलम। तो शीतलम सलीलम नपुंसक लिंग है, तो शीतलम तो आएगा, बीच में च इसका रूल बता रहा है कि शीतलम च तत् सलीलम, क्योंकि सलीलम शब्द जो है ये नपुंसक लिंग है, इसलिए तत्ते तानी, तो एक वचन में है सलीलम, इसलिए तत् प्रथमा पुरुष एक वचन है। सर्प एक वचन है, इसलिए अदस शब्द से लिया गया है, स सर्प भी होगा, असो सर्प, तो तत्सलीलम। तो शीतलम च, शीतलम पूर्व पद तो उतर जाएगा जैसे का, बीच में च आएगा इसके रूल के अनुसार, और सलीलम है नपुंसक लिंग, इसलिए इसमें तत् लगेगा। अगर ये पुल्लिंग रहता तो स लगता, असो लगता, लेकिन ये नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ तत् का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है, तो ये नपुंसक लिंग। इसका स्त्रीलिंग में एक उदाहरण है इसका, सुंदरी कन्या। सुंदरी पूर्व, ये भी विशेषण है, नियम के अनुसार इसमें च है, लेकिन कन्या स्त्रीलिंग शब्द है, कन्या, तो यहाँ पर सा लग गया, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द में प्रथम पुरुष एक वचन में सा होता है, और नपुंसक लिंग में तत् और पुल्लिंग में असो
या स। तो ये तीन ये पुल्लिंग का उदाहरण है। कृष्ण सर्प पुल्लिंग, शीतल सलीलम नपुंसकलिंग और सुंदरी कन्या स्त्रीलिंग। ये तीन उदाहरण हो गया कर्मधारय समास का विशेषण विशेषिका समास में। अब हम आते हैं उपमान उपमेय। ये भी इसी का रूप है विशेषण विशेषिका। उपमान उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वह उपमान होता है, तथा जिसकी तुलना की जा रही है वह उपमेय होता है। जिसकी तुलना की जाए, जैसे लता की तुलना की जा रही है राधा से, तो यहाँ पर लता उपमान हो गया, और राधा से की जा रही है तो राधा उपमेय हो गई। जिसकी तुलना की जाए वह उपमान होता है, तथा जिसकी तुलना की जा रही है वह उपमेय होता है। यह भी विशेषण विशेष्य ही रूप है। कर्मधारय के इस भेद में उपमान व उपमेय को इव मीन्स समान, इव मीन्स समान, उसके समान, समान शब्द से जोड़ा जाता है, शब्द से जोड़ा जाता है, तथा इव उपमान के बाद ही, इव उपमान के बाद ही लगाया जाता है। जैसे जिसकी तुलना चंद्रमुखम, चांद के समान मुख है, तो चांद के समान मुख है चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम। किससे तुलना की गई है? चांद से। तो चांद से की गई है किसकी तुलना? मुख की, तो दोनों के बीच में इव लग गया, तो चंद्र इव मुखम। घन श्याम, घन घोर है, घटा अंधेरा, इव श्याम किसके समान अंधेरा है? श्याम के समान, घन घोर, दोनों के बीच इव लगा। लेकिन यहाँ पर बदल जाता है, पुरुष सिंह, पुरुष जो होता है नर जो है सिंह के समान नहीं हो सकता है। सिंह, पुरुष सिंह इव, पुरुष शेर के समान है, शेर के समान पुरुष नहीं होता, पुरुष जो है वो शेर के समान है। सिंह जो है वो पुरुष के समान नहीं होता, पुरुष शेर के समान है, सिंह के समान है। तो ये इव यहाँ विग्रह करने में ये समस्त पद हुआ, समस्त पद ये चंद्रमुखम, और विग्रह हो गया इसका विग्रह चंद्र इव मुखम, घन इव श्याम, पुरुष सिंह इव। तो ऐसे करके हमारा उपमान उपमेय और कर्मधारय का दोनों रूप विशेषण विशेष कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें और आगे निषेधात्मक समास, नए समास, तो इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी हम इसका उसको हम बाद में लेंगे। अभी हम द्विगु समास पर आते हैं। द्विगु समास का सूत्र कहलाता है संख्या पूर्वो द्विगु समास। जिस शब्द का पूर्व पद संख्यावाची हो, यदि समास का पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो और समाहार अर्थात समूह का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो संख्यावाची शब्द उसे कहते हैं। द्विगु समास में समस्त पद प्रायः एक वचनांत तथा नपुंसक लिंग होता है। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जान गए कि संख्या पूर्वो द्विगु समास, जिस पद का पूर्व पद संख्यावाची हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 से शुरू शब्द हो, तो वो द्विगु समास। और समाहार अर्थात समूह का बोध होता है, उसे समाहार मीन्स समूह, समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के में समस्त पद प्रायः एक वचनांत तथा नपुंसकलिंग होता है। जैसे पंचपात्रम, नवरत्नम। तो पंचपात्रम में हमारे 5 जो है ये द्विगु समास, 5 संख्या है इसलिए ये द्विगु समास हुआ। नवरत्नम 9 है तो ये भी द्विगु। तो ये समस्त पद हुआ। अब इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है कि पंचपात्रम समाहार के भेद में इसका होता है, क्योंकि पंच जो है ये बहुवचन है तो इसलिए समूह में तो आएगा ही। तो पंचानाम पात्रानाम समाहार खस। और इसका विग्रह करते समय बहुवचन
और षष्ठी बहुवचन का प्रयोग होता है। पंचानाम, इसके विग्रह में हमको षष्ठी बहुवचन का प्रयोग होता है। पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पंच पात्र। नवानाम रत्नानाम समाहारः, या नवानाम यानी षष्ठी बहुवचन, रत्नानाम षष्ठी बहुवचन, समाहार यानी समूह। तो ये भी द्विगु समास का उदाहरण। कभी कभी समस्त पद स्त्रीलिंग भी हो जाता है। जैसे अधिकतर ई, दीर्घ ई का प्रयोग अंत में होता है। कभी कभी समस्त पद स्त्रीलिंग भी होता है, जैसे अधिकतर ई का प्रयोग अंत में होता है। जैसे पंचवटी, तो पंचानाम बटानाम समाहारः, तो दीर्घिकार हुआ, ये भी स्त्रीलिंग शब्द में आ जाए। अष्टाध्यायी, त्रिलोकी इति, तो समस्त पद और विग्रह, तो पंचवटी का समाहार बनेगा, समस्त विग्रह होगा पंचानाम बटानाम समाहार। सब षष्ठी बहुवचन के रूप में ही जाएगा। इसके विग्रह करने में, द्विगु समास के विग्रह करने में उसका षष्ठी बहुवचन ही हम लेंगे। असमाहार पद सब में लगेगा क्योंकि ये समूह में होता है। त्रिलोकी, त्रयानाम लोकानाम समाहार। अष्टाध्यायी, अष्टानाम ध्यायानाम समाहार। तो ये हम आपको द्विगु समास और कर्मधारय समास दोनों के बारे में जानकारी दे दिए, बता दिए। अब हमको निषेधात्मक तत्पुरुष समास और पद तत्पुरुष समास, ऐसे अब इसके कुछ अभ्यास हैं। ये द्विगु समास और सो हमने यहाँ पर दे दिए, उसको बनाना है। जैसे विद्याधनम, तपोधनम, कमलनयनम, पुरुष सिंह, न्यरव्याघ्र, पुत्र नकुल, मुखचंद्र, नवग्रहम, त्रिभुवनम, पंचगवम, शताब्दी, ये सारे वर्क अभ्यास दिए हैं। आप इसको घर में बैठ के बनाइएगा और जहाँ प्रॉब्लम हो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। आगे चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बाकी है। अब हो गया तत्पुरुष समास कंप्लीट, उपपद तत्पुरुष समास और नए निषेधात्मक समास, बस छोटा थोड़ा सा है, इसको पढ़ा के इसको हम कंप्लीट, ये तत्पुरुष समास। ठीक है, थैंक यू।